तो देखिए सबसे पहले आइडियल गैस का 1 मोल ले लीजिए। तो कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो अगर हम 1 मोल ले लेंगे तो 1 मोल का मतलब हो गया कि n की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। और जो गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, उसमें n 1 हो जाएगा। तो n अगर 1 हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू RT। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT। अब देखिए जैसे ये गैस है, आइडियल गैस, ठीक है, और यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो गैस में एनर्जी होगी, ये एनर्जी इस पिस्टन को पुश करेगी। मान लीजिए कि ये पुश करके पिस्टन को यहाँ तक ले आती। तो अगर पिस्टन का एरिया ए है, मान लीजिए कि ये पिस्टन का एरिया ए है, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? ये प्रेशर पी है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो ये जो पिस्टन है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? P इंटू ए के बराबर फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल होगा, तो हम इसको बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए, सपोज करो dx डिस्टेंस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो जो एलिमेंट्री वर्क डन है, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख देंगे, ठीक है। अभी जो A इंटू डी एक्स है, ये चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। तो आप देखिए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ये वॉल्यूम का चेंज हो गया, है ना। ये देखो, ये जो पिस्टन था पहले गैस इतने वॉल्यूम में थी, अब पिस्टन ऊपर चला गया, तो कितना वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो गया? तो वॉल्यूम में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम इसको L इंटू बी ले लें, और ये जो हाइट है ये dx के इक्वल हो गई, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू डी एक्स। अभी जो L इंटू बी है ये तो एरिया हो गया, एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि A इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है वो v है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए ये वेरिएबल v हो गया। तो हम यहाँ से इसको p को v के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू हमने v के टर्म्स में निकाली, तो ये हो जाएगा RT अपॉन v। तो अब इसमें सिर्फ v वेरिएबल होगा, r और t तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, r और t। उज्जवल बेटा तुम हमेशा लेट आते हो, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जो थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसलिए जो प्रेशर है वो सिर्फ v के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें वॉल्यूम ही वेरिएबल है, तो हमने p को क्या लिख दिया? RT अपॉन v लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर एनर्जी मिलेगी तो ये इस पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा F इंटू पी ए, और वर्क डन हो जाएगा फोर्स यानी कि पी ए इंटू डी एक्स। और उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डी एक्स। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज ए इंटू डी एक्स। अब क्योंकि हमें v वेरिएबल है तो ये सारे टर्म्स v के टर्म्स में चाहिए, तो हमने लिख दिया RT अपॉन v dv। अब ये मुझे बताओ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? r वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और t? t भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि t कांस्टेंट हो गया, है ना। तो r और t कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ वॉल्यूम बचा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये सारा का सारा एक्सप्रेशन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो कि इनिशियल वॉल्यूम v1 है और फाइनल वॉल्यूम v2 है, तो ये जो वॉल्यूम है ये कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा? v1 से लेके v2 तक, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्यूम की लिमिट्स होंगी वो v1 से लेके v2 तक होंगी। तो अगर हमें v1 से लेके v2 तक
टोटल वर्क डन निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें जो DW हमने कैलकुलेट किया था, DW इज इक्वल टू RT अपॉन V dV। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये RT अपॉन V dV और ये V1 से लेके V2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए कि इसका ये RT तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो RT तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन V dV और ये V1 से लेके V2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। आप देखिए कि log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन तो आपने चेन रूल वगैरह में सब में पढ़ा हुआ है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x टू द बेस e। इसको हम ln x भी लिखते हैं, ddx ऑफ ln x। तो जो ln है ये नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस e होता है ना। अगर आप इसको log x को log 10 बेस में चेंज करना चाहते हो तो आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जिसको 2.303 या 3026 लिखते हैं। तो इस तरह से आप e बेस को 10 बेस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ln x मतलब log x टू द बेस e, और अगर हम खाली log x लिख रहे हैं फिजिक्स में तो उसका मतलब उसका बेस 10 होगा, ठीक है। तो आप जब डिफरेंशिएशन को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। ये ddx को यहां से हटाओगे तो ये log x टू द बेस e, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये दूसरी तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन x dx हो जाएगा। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x टू द बेस e, और ये जो log x टू द बेस e है इसको हम ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है उसी तरह से 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन, ये RT तो कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v यानी कि log v, ठीक है। तो ये 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन हो गया, फॉर्मूला हमने लगा दिया 1 अपॉन v का, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है उसी तरह से 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v टू द बेस e हो जाएगा, और इसमें लिमिट्स हो गई v1 से लेके v2 तक। पहले अपर लिमिट डालेंगे v की प्लेस पे v2 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट डालेंगे v की प्लेस पे v1 आ जाएगा, और बीच में माइनस साइन। अब इसमें log की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे log m अपॉन n है तो इसका रिजल्ट होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो हम log m माइनस log n को, ये log m हो गया, ये log n हो गया, तो log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये v2 अपॉन v1 आ गया। ln है मतलब इसका बेस e है, ये सिचुएशन। तो अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इसका बेस हो गया 10, खाली log लिखा हुआ है मतलब उसका बेस 10 है, ठीक है। तो इस पूरे फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये RT, और ln को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया 2.3026 RT log v2 अपॉन v1, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन। फिर दूसरा ये फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया log m माइनस log n log m अपॉन n। और तीसरा ये फॉर्मूला यूज हुआ है कि जब आपको ln को, इसको हम ln x भी लिख सकते हैं, तो जब आपको ln x को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, जब आप अपने रजिस्टर में लिखोगे तो साइड में ये सब चीजें उस पर नोट कर दीजिएगा, तो आपको ये डेरिवेशन ध्यान रहेगा। ये हमने, जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमने ये कंसिडरेशन की थी
कि गैस हैज 1 मोल, गैस हैज 1 मोल, लेकिन यहाँ पे अगर n मोल होंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो वर्क डन था 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल, इसकी कैलकुलेशन हमने की थी, तो ये आया था 2.3026 RT log V2 upon V1 to the base 10, है ना? कुछ बेस नहीं लिख रहे हैं तो मतलब इसका बेस 10 होगा। फिजिक्स में, मैथ्स में हम उसको E कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे फैक्टर को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n मोल्स के लिए टोटल वर्क डन आ गया, ठीक है? अगर हम इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहें, है ना, तो अभी शुरू में जब हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर डायग्राम जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन P और V में क्या रिलेशन होता है? तो हमने ये पढ़ा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए P इंटू V कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि P1 V1 किसके इक्वल होता है? P2 V2 के इक्वल। तो हम इस फैक्टर को प्रेशर के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो V1 को इधर ले आओ तो V2 अपॉन V1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1 अपॉन P2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 की प्लेस पे हम P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप ये जो टोटल वर्क डन है इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो और इसको प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है? तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? 3 नंबर में आपसे ये डेरिवेशन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट का लेना देना नहीं होता है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर जा पाती है और ना हीट सिस्टम के अंदर आ पाती है ना? तो इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है, मतलब चेंज इन हीट सप्लाइड इज जीरो। तो डेल्टा क्यू जीरो के इक्वल होगा। डेल्टा क्यू अगर जीरो के इक्वल होगा तो सी भी जीरो के इक्वल होगा। देखिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है? तो इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता नहीं है ना? तो डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो और ना मास जीरो है। तो अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा तो फिर क्या चीज जीरो हो सकती है? सिर्फ सी जीरो हो सकता है, तो इसमें सी जीरो के इक्वल हो। और इसकी जो इक्वेशन आती है आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि पी वी रेज पर गामा कांस्टेंट के इक्वल आएगा, है ना? गामा यहाँ पे क्या होता है? गामा इज सीपी अपॉन सीबी, ठीक है? ये हमने पढ़ा था जब मेयर्स फॉर्मूला डिराइव किया था, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो उस टाइम ये पढ़ा था कि सीपी अपॉन सीबी गामा के इक्वल होता है, ठीक है? तो इसमें सारी चीजें वेरिएबल हैं। ये प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन हीट चेंज नहीं होती। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हीट को एक्सचेंज का वक्त ही नहीं मिल पाता है। जैसे सपोज करो किसी गाड़ी के अंदर गैस भरी हुई है, उसके अंदर टायर के अंदर, और टायर अचानक से फट जाए तो उसका एक्सपेंशन इतनी तेजी से होता है कि उसकी हीट चेंज ही नहीं हो पाती, है ना? तो उसमें ये जो चेंज है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये इतना तेजी से होता है कि इसमें हीट चेंज का मौका ही नहीं मिल पाता, है ना? तो इसमें हीट चेंज नहीं हो पाती। क्लियर है बेटा सभी को? यस Yes, सर। sir. अब देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करेंगे। तो देखिए जैसे 1 मोल आइडियल गैस, ये पिस्टन दिखाया हुआ है ना? इसका वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है। तो जो गैस है ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, है ना? ये जो गैस है ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर इस पिस्टन को धकेल रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू डी एक्स। ये पिस्टन में सपोज करो यहाँ तक का चेंज आ गया, तो ये जो चेंज है ये dx डिस्प्लेसमेंट हो गया,
और जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, और ये A इंटू डी एक्स डीवी के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये वर्क हुआ है ना, तो वर्क अगर इसके ऊपर हुआ है तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है गैस का वो कम हो जाएगा, है ना। क्यों कम होगा? क्योंकि उसकी एनर्जी कम हुई है, क्योंकि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा क्यू तो 0 हो गया, अब ये डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी, और जो डेल्टा यू है ये किसके बराबर होता है, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है ना। अब आप देखिए कि ये जो वर्क है ये किसने किया है, वर्क किया है गैस ने, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बताओ बेटा, ये पैरामीटर सब आपको बताए थे। तो अगर गैस वर्क कर रही है, ये जो फोर्स लगा रही है, गैस लगा रही है पिस्टन के ऊपर और गैस वर्क कर रही है, तो गैस अगर वर्क कर रही है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव हो गया, है ना, दिस फैक्टर इज पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव हो नेगेटिव सकता है सर। ना ये नेगेटिव हो सकता है, तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा, तो डेल्टा टी नेगेटिव हो गया। डेल्टा टी नेगेटिव होने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये समझ में आया कि अगर गैस वर्क करेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो dt से डिक्रीज हो जाता है, तो डेल्टा टी को हम dt लिख सकते हैं, अगर ये बहुत छोटा है तो डेल्टा टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dt, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब 1 मोल दिया हुआ है तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो n को हमने 1 पुट कर दिया इंटू सी वी, और डेल्टा टी किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया, तो डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डेल्टा टी, ये सी वी डी टी के इक्वल हो, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई सी वी डी टी। ठीक है, आप देखिए इसमें थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, तो थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। देखो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू है वो 0 के इक्वल होता है, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया। डेल्टा यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी एन सी वी डेल्टा टी, एन 1 हो गया, तो ये सी वी डी टी के इक्वल हो गया, और जो वर्क डन होता है वो पी डी वी के इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा वी को यहाँ पे डीवी लिख दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये पीवी इज इक्वल टू आर टी से हम डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसमें वेरिएबल क्या क्या है वो चीज बताइए, जो जो वेरिएबल है इसके अंदर, बोलिए बेटा, जब आप इसमें इन्वॉल्व होगे तभी समझ में आएगा, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या वेरिएबल है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन होती है, 1 मोल के लिए एन तो 1 हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो गया। अब ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसमें क्या क्या चीजें वेरिएबल है, पी वेरिएबल है या सर पी कांस्टेंट है, पी वेरिएबल है सर। वेरिएबल है ना, और वी सर वेरिएबल। आर सर कांस्टेंट। कांस्टेंट, और टी
सर वेरिएबल। वेरिएबल, तो ये सब वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है। आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज, ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। इस पूरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दी। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन dv dt। जैसे y के डिफरेंशिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है dy dx। इसी तरह से अगर आप v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dv dt लिखोगे। फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो p का डिफरेंशिएशन dp dt हो जाएगा। फिर r कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और t का डिफरेंशिएशन 1। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, तो r इंटू 1 r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p dv प्लस v dp, और इसको dt से मल्टीप्लाई कर दो तो ये r dt होगा। ठीक है, अब हमें dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको दोनों तरफ r से डिवाइड कर दीजिए, तो dt की वैल्यू आ जाएगी dt इज इक्वल टू पी dv प्लस वी dp अपॉन r। ठीक है, ऊपर अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी कि भाई डेल्टा q अगर 0 के इक्वल है, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस w। तो ये तो 0 था, डेल्टा u की वैल्यू आई थी cv dt और w आया था p dv। तो इसमें dt की वैल्यू रख दीजिए। तो ये वाली जो इक्वेशन अभी हमने प्रूव की थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें इस dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो dt की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cv, और ये dt की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर प्लस पी dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए कि कौन सा वेरिएबल इसमें से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे ये जो 3 वेरिएबल थे, इसमें कोई वेरिएबल कम हुआ क्या? आप जब तक इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का चक्कर नहीं समझोगे, जब तक ये समझ में नहीं आने वाला है, आपको ये स्टेप्स ध्यान नहीं रहेंगे। तो मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें वेरिएबल क्या है और क्या कांस्टेंट है। तो हमने ये सब प्रोसेस किस लिए किया कि ये जो 3 वेरिएबल है, इसमें से कोई एक वेरिएबल कम हो जाए। तो हमने क्या किया, उसमें से dt की वैल्यू निकाली और dt को रिप्लेस कर दिया, तो जो टाइम वाला वेरिएबल था वो खत्म हो गया। अब इसमें कितने वेरिएबल रह गए, एक p वेरिएबल रह गया और एक v वेरिएबल रह गया। अब हमें क्या करना है कि p वाले टर्म अलग करने हैं और v वाले टर्म अलग करने हैं। ठीक है, तो p वाले टर्म एक तरफ और v वाले टर्म एक तरफ। तो देखिए ये जो टर्म है, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से v और p वाले टर्म अलग अलग कर लेंगे। तो देखो अब ये जो इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करो, पूरा r से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा cv इंटू पी dv। r तो कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा cv इंटू v इंटू dp। फिर इसको r से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा pr dv इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये पी dv वाले दो टर्म है, पी dv, इन दोनों में से पी dv कॉमन निकालो, तो ये हमने पी dv कॉमन निकाली, तो ये हो गया cv और इधर से ये आ गया r, और dp वाले टर्म अलग कर दिए, तो ये माइनस cv इंटू v इंटू dp। cv प्लस r किसके इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला मेयर्स इक्वेशन में हमने पढ़ा था, cp माइनस cv r के इक्वल होता है। तो cp हो जाएगा cv प्लस r। तो ये जो cv प्लस r है, इसको हम cp लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा p dv और ये cp हो गया, और ये हो जाएगा माइनस cv v dp।
ठीक है, अब जो v वाले टर्म है ये dv के साथ तो v आना चाहिए और dp के साथ p आना चाहिए। ये cp और cv कांस्टेंट है, इनको किधर भी रखें। ठीक है, तो ये cp अपॉन cv, ये cp अपॉन cv एक तरफ ले आए, dv अपॉन v हो गया और इधर बचा dp, तो ये dp अपॉन p हो गया, ये इक्वेशन बची है ना। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये cp अपॉन cv तो गामा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x log x टू द बेस e। ठीक है, तो ये cp अपॉन cv तो गामा हो गया और इसको हम लिख देंगे ln v, इसको लिख देंगे माइनस ln p। ठीक है, और ये कांस्टेंट हो गया c। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो गामा है ये इसकी पार में चला जाएगा। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ना, log m रेज पर n। देखो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है log m रेज पर n इज इक्वल टू n log m। तो ये n log m को हम इस n को यहां से हटा के इसकी पार में भेज सकते हैं। तो उसी तरह से ये गामा इसकी पार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln v रेज पर गामा। फिर p को भी इधर ले आओ, तो ये ln p हो गया इज इक्वल टू c। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, अब ये मैं जो लिख रहा हूं ये आपको दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। बताओगे जरा किसके इक्वल होती है log m इंटू n। Sir, log log m plus log n. log m प्लस log n, है ना, Log n. बेस e है। तो आप log m प्लस log n को log m इंटू n लिख सकते हो, तो ये हो गया log m और ये हो गया log n, है ना। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये ln है, ln p, तो ये हो जाएगा ln और ये m इंटू n हो जाएगा, यानी कि v रेज पर गामा इंटू p एंड दिस इज अ कांस्टेंट। जब ln को हटाओगे तो एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v रेज पर गामा इंटू p और ये एंटी लॉग c, तो कांस्टेंट का एंटी लॉग तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये इक्वेशन आ गई पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें लॉग की काफी प्रॉपर्टीज यूज हो रखी है ना, लेकिन ऐसी मुश्किल कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब डिफरेंशिएशन कराया था तो उस टाइम लॉग आपको पूरा पढ़ाया था। क्लियर है बेटा, इसको 2 बार प्रैक्टिस करेगा ये तभी हो जाएगा। तो पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आइसोथर्मल की क्या इक्वेशन होती है, इस तरह की इक्वेशन आइसोथर्मल में क्या होती है, आइसोथर्मल में ये इक्वेशन होती थी पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, जिसमें इंडिकेटर डायग्राम इस तरह का आया था। ठीक, तो जैसे उसमें पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर से समझिए कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें ये सबसे पहले इस पे फोकस करिए, पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव करना है। ठीक है, हमारे वेरिएबल कौन कौन से आए थे इसमें, पी वेरिएबल था, वी वेरिएबल था, आर कांस्टेंट और टी वेरिएबल। तो जब आपको ये ध्यान रहेगा कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन है, तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि भाई टी हटाना है ना, इसमें तो टी कहीं भी नहीं है ना, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि टी हटाना है और इंटीग्रेशन से ये आएगा।
तो आप क्या करोगे, टी हटाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टी हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। तो r इंटू 1 तो r के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें dt को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, cv dt, जो ऊपर हमने प्रूव की थी, cv dt प्लस p dv इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से dt को एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन को हमने t के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमें dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे dt की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये dt की वैल्यू निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया। अब इसको प्लेन करने के लिए हमने इसको r से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइंग बाय r। ये p और v का रिलेशन है, तो हमें p वाले टर्म अलग करने हैं और v वाले टर्म अलग, यानी कि dv को अलग रखना है, dp को अलग रखना है। तो dv इसमें दो जगह है, एक इसमें dv है, एक इसमें dv है। उन दोनों में से dv कॉमन ले लिया, p भी उसके साथ आ रहा है तो p को भी कॉमन ले लिया। तो ये dv वाले टर्म तो एक तरफ रखे और dp वाले टर्म दूसरी तरफ रखे। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके उसमें लॉग की प्रॉपर्टीज आएंगी। लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक तो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल होता है। दूसरा लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n के इक्वल होता है। और तीसरा लॉग m रेज पर n, ये n लॉग m के इक्वल होता है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको प्रूव कर देंगे कि पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है वो पी वी के टर्म्स में है। हम इसमें से बारी बारी से ये जो रिलेशन हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, हम इसको कोई से भी दो वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको p को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से p की वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे p हो जाएगा आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको p को लिख सकते हैं आर टी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन वी। ये p की वैल्यू हो गई, v रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये r को भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन r, और ये क्या हो जाएगा t, और पावर माइनस हो जाएगी तो ये v रेज पर गामा माइनस 1। अब दो कांस्टेंट का डिवीजन भी कांस्टेंट होता है, तो t इंटू वी रेज पर गामा माइनस 1 कांस्टेंट के इक्वल हो गया। ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर आपको इसमें से v को हटाना है तो v की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये दूसरा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकालिए तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये p इंटू आर टी अपॉन पी रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो p ये हो जाएगा r रेज पर गामा, t रेज पर गामा अपॉन p रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये p की पावर 1 है, ये गामा माइनस करेंगे तो p रेज पर 1 माइनस गामा हो जाएगा, फिर t रेज पर गामा, और ये कांस्टेंट अपॉन r रेज पर गामा, कांस्टेंट अपॉन r रेज पर गामा। अब ये तो सब r भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, तो ये सब एक नया कांस्टेंट बन गया और फॉर्मूला हो गया p रेज पर 1 माइनस गामा इंटू t रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको याद सिर्फ ये वाली इक्वेशन करनी है। ये इक्वेशन तो आप इस वाली इक्वेशन की हेल्प से तुरंत बना सकते हो। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशंस हैं। ये p और v का रिलेशन है, ये t और v का रिलेशन है, ये p और t का रिलेशन है ना। और गामा को भी याद रखिए, गामा होता है cp अपॉन cv। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ठीक है, अब हम इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बिल्कुल जैसे हमने उसमें किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। ये पीडीवी को इंटीग्रेट करेंगे, ये बिल्कुल उसी की तरह से है। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स पी ए डी एक्स, ए डी एक्स को डीवी लिख दिया है ना, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो ये V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसमें ये जो P वाला टर्म है, ये dV V वेरिएबल है, तो हम इसको P को एलिमिनेट करेंगे, V के टर्म्स में लेके आएंगे, है ना, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इस P को एलिमिनेट करना है। तो P को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास अभी हमने प्रूव किया था कि P रेज पर गामा V रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K इज सम कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें ये P हटाना है और V के टर्म्स में लेके आना है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K अपॉन V रेज पर गामा। ये V रेज पर गामा ऊपर जाके हो जाएगा V रेज पर माइनस गामा। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके V2 तक। ठीक है, तो P dV था, P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये K कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। देखो ये K कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, P dV था, और P की वैल्यू हमने निकाली कि वो P जो है वो K V रेज पर माइनस गामा के इक्वल हो जाए। तो P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, K इसमें कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, तो K कांस्टेंट होके बाहर चला जाएगा, और ये V1 से लेके V2 तक, और ये V रेज पर माइनस गामा इंटू dV के इक्वल हो जाए। तो अब हमें इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x रेज पर n का इंटीग्रेशन। x रेज पर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज पर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो n की जगह तो माइनस गामा आ गया, तो ये माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी n+1 आएगा तो माइनस गामा प्लस 1, और जो लिमिट्स हैं वो V1 से लेके V2 तक। तो ये 1 माइनस गामा हो गया, 1 माइनस गामा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर V की प्लेस पे पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो V की प्लेस पे V2 आ जाएगा, 1 माइनस गामा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो V1 1 माइनस गामा, ये जो पार्ट है ये बाहर चला गया, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये K को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। K को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये K इंटू V2 रेज पर 1, और नीचे हो जाएगा V2 रेज पर गामा। ऐसे ये K इंटू V1 डिवाइडेड बाय V1 रेज पर गामा। ये 1 माइनस गामा है, तो 1 पावर को ऊपर रखा, गामा को नीचे, ऐसे ये 1 माइनस गामा है, तो ठीक है। तो अब देखिए यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे K अपॉन V2 रेज पर गामा, तो जैसे P2 इंटू V2 रेज पर गामा, ये कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि P इंटू V कांस्टेंट होता है, तो पूरे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में P V की पावर गामा बदलेगा नहीं। तो ये इनिशियल है P1 V1 रेज पर गामा, ये फाइनल है, और ये कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो ये K अपॉन V2 रेज पर गामा के इक्वल हो। तो ये वाला जो टर्म है, ये क्या बन जाएगा, ये P2 बन जाएगा, तो इसको हम P2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया P2 V2। इसी तरह से ये P1 बन जाएगा, तो ये बन गया P1 V1, है ना। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखो ये 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है, तो P1 V1 हो जाएगा RT1, और P2 V2 हो जाएगा, ये दोनों किससे आए हैं, PV इज इक्वल टू RT से।
तो इनिशियली जब P1 V1 है तो T1 होगा, और R तो कांस्टेंट है, वो तो R ही रहेगा। तो यहाँ से हम P2 V2 को लिख सकते हैं RT2, इसकी जगह RT2 आ जाएगा। ये यहाँ ये हो जाएगा RT2, और ये P1 V1 हो जाएगा RT1। अब इसमें से अगर R को कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से R कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये वर्क डन हो जाएगा R अपॉन 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। और क्योंकि Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है, तो इससे हमें पता लगता है कि Cp Cv से बड़ा है। तो जो Cp अपॉन Cv है वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको कर देंगे T1 माइनस T2। ठीक है, तो क्योंकि गामा 1 से बड़ा होता है तो हम इसमें से माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये T1 माइनस T2 हो गया, और माइनस नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये गामा माइनस 1 हो। तो गामा की वैल्यू डालोगे तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये जो सारी कैलकुलेशन थी ये 1 मोल के लिए थी, है ना। ये सब कैलकुलेशन जो थी वो 1 मोल के लिए है। तो दिस इज वर्क डन फॉर 1 मोल। और अगर गैस में n मोल्स हैं तो इस पूरे टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा nr अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब देखिए कि अगर हम इसको Cv के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम r अपॉन गामा माइनस 1 को Cv लिख सकते हैं। r अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू Cv। ये कैसे होता है, देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। अगर हम इसको Cv से डिवाइड कर दें तो Cp अपॉन Cv माइनस 1 ये R अपॉन Cv के इक्वल हो जाएगा। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv। ठीक है, तो Cv हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये जो R अपॉन गामा माइनस 1 है इसको हम Cv से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो फॉर्मूले हैं ये आप बिना प्रैक्टिस के इसको नहीं डिराइव कर सकते हो, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपसे प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है, वो इस साल के सिलेबस में नहीं है ना। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वही आपके सिलेबस में है। राधिका बेटा तुम्हारे स्कूल में खत्म हो गया ये पूरा? नो कहाँ तक पढ़ा दिया बेटा? सर, अभी एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट। अच्छा ठीक है, अगर आपको इससे अलग कुछ पढ़ाया जाता है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से तो इससे आगे नहीं है सिलेबस में। उज्जवल तुम्हारा हो गया बेटा ये? उज्जवल कहाँ गायब हो गए बेटा? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये थ्योरी के ही चैप्टर्स हैं। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।